हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है समाजशास्त्रीय अध्ययन के उपागम के अंतर्गत हमने उसमें पढ़ा था बृहद दृष्टिकोण। तो बृहद दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने देखा था कि उसके अंतर्गत उद्विकासवाद आते हैं, संघर्षवाद आते हैं, प्रकारवाद आते हैं। तो हमने उद्विकासवाद को पढ़ा था और प्रकारवाद को पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम संघर्षवाद को पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच को आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष उपागम कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच, जहां प्रकारवाद स्थिरता, सर्वसम्मति तथा संतुलन पर जोर देता है। प्रकारवाद क्या करता है कि स्थिरता पे जोर देता है, सर्वसम्मति पे जोर देता है तथा संतुलन पर जोर देता है। प्रकारवाद क्या कहता है कि स्थिर रहे व्यवस्था और समान सहमति रहे और संतुलन बना रहे। तो वहीं ये संघर्षवाद क्या कहता है कि संघर्षात्मक उपागम जो है समाज को एक निरंतर संघर्षरत इकाई के रूप में देखता है। प्रकारवाद स्थिरता, सर्वसम्मति तथा संतुलन पर जोर देता है, तो वहीं संघर्ष उपागम जो है वह संघर्षरत इकाई के रूप में देखता है समाज को, कि मतलब समाज में निरंतर संघर्ष बना रहता है। तो संघर्ष सिद्धांत जो है, संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स से जुड़ा है। अगर पूछा जाए कि संघर्ष सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। तो संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स से जुड़ा एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। क्या है यह? संघर्ष उपागम एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। यह जो है सीमित संसाधनों पर चल रहे संघर्ष के संदर्भ में राजनीतिक और आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करना चाहता है। संघर्ष उपागम क्या कहता है कि समाज में जो सीमित संसाधन है, तो उस पे जो संघर्ष होता रहता है, तो उसमें राजनीतिक और आर्थिक घटना की व्याख्या या करता है। कौन करता है? तो यह संघर्ष उपागम करता है। इस संघर्ष में मार्क्स जो है सामाजिक वर्गों के बीच विरोधी संबंधों पर जोर देते हैं। कार्ल मार्क्स जो है कि सामाजिक वर्गों के बीच जो विरोधी संबंध होते हैं, तो उस पर जोर देते हैं कि जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में संघर्ष की बात ये करते हैं। कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग में और श्रमिक वर्ग में संघर्ष बना रहता है। तो कार्ल मार्क्स के हम संघर्ष उपागम को देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने क्या बताया है संघर्ष के बारे में। तो इनके अनुसार जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सिद्ध होता है। इनके अनुसार जो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर वर्ग संघर्ष का सिद्धांत सिद्ध होता है। और इतिहास के प्रत्येक युग में, इनका कहना है, मार्क्स का कहना है कि इतिहास के प्रत्येक युग में दो वर्ग हैं, मतलब हमेशा दो वर्ग विद्यमान रहे हैं जिनमें सदा ही संघर्ष बना रहता है। क्या कहते हैं कि इतिहास में भी प्रत्येक युग में, जो भी युग आए हैं, उनमें दो वर्ग हमेशा रहे हैं और उन दो वर्गों में संघर्ष हमेशा बना रहा है। तो इसी क्रम में इन्होंने 3 युग की बात की है। तो पहला इन्होंने बताया कि दासता का युग। तो दासता के युग में किन में संघर्ष बना था? तो इस युग में एक वर्ग राजा और दूसरा दास होता था, तो इन दोनों में संघर्ष रहता था। दूसरी अवस्था इन्होंने सामंतवाद युग का बताया। तो इसमें एक वर्ग जो है सामंत रहता था और दूसरा कृषक होता था। और तीसरी अवस्था इन्होंने औद्योगिक युग की बताई। तो औद्योगिक युग में किस में संघर्ष रहता था? पूंजीपति में रहता था, और दूसरा वर्ग जो है श्रमिक वर्ग। तो इन दोनों वर्गों में संघर्ष बना रहता है। इस आधार पर कार्ल मार्क्स ने बताया कि समाज में दो वर्ग हमेशा मौजूद रहते हैं। पहला शोषित और दूसरा शोषक, यानी कि एक जो होता है जिसका शोषण होता है और एक दूसरा वर्ग होता है जो शोषण करता है। तो इन दोनों में संघर्ष बराबर बना रहता है। मार्क्स का कहना है कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जब तक समाज में वर्ग विभाजन है, समाज में शोषण का सिलसिला बना रहेगा, क्योंकि यह विभाजन शोषण पर आधारित है। और जब तक समाज में शोषण है, संघर्ष भी जारी रहेगा, और इसी वर्ग संघर्ष से समाज में परिवर्तन संभव होगा। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा
कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये स्टेटमेंट इनका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन बना है कि ये स्टेटमेंट इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया है। तो अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये स्टेटमेंट इन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया है। किस पुस्तक में? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। अब हम देखेंगे कि लुडविग ग्लम्पोविच के विचार, इन्होंने भी संघर्ष से संबंधित अपने विचार दिए हैं, तो इनके विचार को हम देखेंगे। यह ऐसे समाजशास्त्री थे जो कि विचार काफ़ी प्रभावित थे। इनका कहना कि मनुष्य अक्सर झुंडों और गिरोहों में रहा करता था। ये जो है ऐसे समाजशास्त्री थे जो, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये डार्विन योम स्पेंसर के योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार से काफ़ी प्रभावित थे। ये जो है लुडविग ग्लम्पोविच जो हैं, ये जो हैं डार्विन योम स्पेंसर के जो योग्यतम की उत्तरजीविता के विचार जो डार्विन और स्पेंसर ने दिया था, तो उससे ये काफ़ी प्रभावित थे। कौन? तो लुडविग ग्लम्पोविच जी इनसे प्रभावित थे। और इनका कहना है कि मनुष्य अक्सर झुंडों में रहता था, झुंडों या गिरोहों में रहा करता था। और गिरोह का मुख्य आधार क्या था? जो झुंड बने रहते थे और जो गिरोह बने रहते थे, तो उनका मुख्य आधार धर्म, भाषा, पैसा, रहन सहन और स्वार्थ की समानता थी। तो जो झुंडों में लोग रहते थे उनके रहन सहन का आधार धर्म रहता, भाषा, पैसा, रहन सहन और स्वार्थ की समानता रहती थी। मतलब सबके स्वार्थ जो है एक जैसे रहते थे। और मनुष्यों का यह समूह अपने से भिन्न किस्म के समूहों से झगड़ा किया करता था। अब एक समूह जो है दूसरे समूह से झगड़ा किया करता था। तो मार्क्स की तरह यह भी समाज में आदि से अंत तक संघर्ष की बात करते हैं। इनका भी कहना है कि जैसे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इतिहास में भी संघर्ष रहा है और संघर्ष हमेशा बना भी रहेगा, तो ऐसे ये भी कहते हैं कि आदि यानी शुरू से लेकर अंत तक संघर्ष की बात ये भी करते हैं। इनसे एक क्वेश्चन बनता है कि समूह संघर्ष का सिद्धांत किसका है? क्वेश्चन बना है कि समूह संघर्ष का सिद्धांत किसका है, तो किसका है? लुडविग ग्लम्पोविच का है। अब हम राल्फ डेहरनडार्फ के संघर्ष सिद्धांत को देखेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष सिद्धांत का समर्थन किया। किस पुस्तक में? तो क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। इनके विचार ना तो ज़्यादा मार्क्सवादी हैं, ना ही ज़्यादा मार्क्सवादी हैं और ना ही ज़्यादा प्रकारवादी हैं, क्योंकि यह जो है ये मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स से भी प्रभावित हैं और वेबर से भी प्रभावित हैं ये। तो इसलिए इनके विचार ना तो मार्क्सवादी ही हैं और ना ही प्रकारवादी ही हैं। तो जो यह मार्क्स और वेबर के विचारों के साथ साथ 19वीं सदी के शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल जो उदारवादी थे, उनके भी सिद्धांतों से ये काफ़ी प्रभावित थे। ये जो हैं डेहरनडार्फ जो हैं मार्क्स और वेबर के विचारों से तो प्रभावित ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जो 19वीं सदी के शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतकार जो लोग थे, उनके भी विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे। तो इसीलिए ये इनका ये है कि ये ना ही मार्क्सवादी विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे और ना ही प्रकारवादी, बल्कि ये दोनों से प्रभावित थे। और इनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति का सोपान क्रम है। इनका कहना है कि सामाजिक व्यवस्था बनी है उसका आधार जो है शक्ति का सोपान क्रम है, यानी कि हायरार्कीज ऑफ पावर। तो पावर के आधार पर जो समाज की व्यवस्था है उसी आधार पर, पावर के आधार पर हायरार्की बनी है। इनसे एक क्वेश्चन आया है, कई बार आया है कि कौन शक्ति को संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत माना है? कौन जो है शक्ति यानी पावर को संघर्ष का चिरस्थायी स्रोत, मतलब जो चिरस्थायी मतलब जो हमेशा विद्यमान रहे, तो उसका स्रोत मतलब
कौन माना है? तो आंसर है डेहरेनडार्फ। इनका कहना है, किसका कहना है? डेहरेनडार्फ का कहना है कि समाज का शक्तिशाली व्यक्ति, जो समाज में शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो वह अपने से कमज़ोर व्यक्ति को दबाता है और वह लोगों को सामाजिक नियमों एवं कानूनों में बांध कर क्या करता है? जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो जो समाज के नियम है और कानून है उसमें उनको बांध कर समाज में अनुरूपता और एकमतता लाता है। अर्थात समाज में अनुरूपता एवं एकमतता, जो समाज में अनुरूपता पाई जाती है और एकमतता मतलब एकमत पाया जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं होता है कि मतलब अपने आप से एक रूपता बनी रहे, अनुरूपता बनी रहे, वह स्वाभाविक नहीं है, बल्कि उत्पीड़न से पैदा होता है, मतलब दबाव से और ज़बरदस्ती से उसको बनाए रखा जाता है। और ऐसा कौन करता है? तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है वही ऐसा करता है। तो ये किसका कहना है? ये डेहरेनडार्फ का कहना है। इसी से रिलेटिव ये क्वेश्चन बना है और एग्जाम में आया भी है कि समाज के दो भाग बताए हैं, पहला मतैक्य समाज और दूसरा औपीड़क समाज। तो ये किसने बताए हैं? तो हमारा आंसर होगा डेहरेनडार्फ ने बताए हैं। और ये क्वेश्चन ये भी है कि किसने औपीड़क समाज को ICA यानी कि इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन किसने कहा है? औपीड़क समाज को। जो हमने अभी देखा है कि इन्होंने दो प्रकार के समाज बताए, एक दबाव मूलक समाज और एक औपीड़क समाज। तो औपीड़क समाज जो है उसको किसने जो है आदर्श सूचक समन्वित समाज कहा? तो किसने कहा? तो उसका शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी लिखा रहता है कि ICA और फुल फॉर्म में है इम्परेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन। तो ये किसने कहा है? हमारा आंसर है डेहरेनडार्फ ने कहा है। डेहरेनडार्फ के अनुसार जो है शक्ति और सत्ता यानी कि पावर और अथॉरिटी जो है वो प्रत्येक समाज की विशेषता है। इनका कहना है कि शक्ति और सत्ता जो है वो प्रत्येक समाज में पाई जाती है, इसके अभाव में समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। इनका कहना है कि अगर शक्ति ना रहे, पावर ना रहे, अथॉरिटी ना रहे तो समाज नहीं रह सकता है और यह सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यकता है। कौन सी आवश्यकता है? तो शक्ति और सत्ता। इसे ही सामाजिक व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व शर्तें कहा जाता है। शक्ति और सत्ता को ही इन्होंने सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यकता बताया और सामाजिक व्यवस्था की प्रकारात्मक पूर्व शर्तें यानी कि फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स कहा है। किसने कहा है ये? तो ये डेहरेनडार्फ ने कहा है। ये देखिए प्रकारात्मक पूर्व शर्तें की बात की गई है और ऐसे ही पार्सन कहते हैं प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं, तो वो उनका अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये शर्तों की बात कर रहे हैं, प्रकारात्मक पूर्व शर्तों की बात तो ये डेहरेनडार्फ कर रहे हैं। और इन्होंने कहा कि सत्ता संरचना के दो भाग बताएं। इन्होंने सत्ता यानी अथॉरिटी की जो संरचना है, सत्ता की जो संरचना है उसके दो भाग बताएं, एक शासन बताया और दूसरा दमन बताया। तो सत्ता संबंध के अंतर्गत जो सत्ता संबंध होता है उसके अंतर्गत शासक वर्ग सत्ता का दुरुपयोग कर, जो शासक वर्ग होता है जिसके पास सत्ता होती है, अथॉरिटी होती है, तो वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर शासित वर्ग को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं कि जो जिनके पास सत्ता नहीं होती है उनको ये अपने अथॉरिटी के दम पे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब संघर्ष की प्रक्रिया शुरू होती है। इनका कहना है कि जो जिनके पास सत्ता रहती है वो जो है अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और जिनके पास सत्ता नहीं रहती है उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब जो है ये संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन है इनका, इसी से रिलेटिव क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में कि यह धारणा किसकी थी कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष, प्राधिकार या वही अथॉरिटी की बात हो रही है कि प्राधिकार संबंध सामाजिक संघर्ष के मुख्य कारण हैं। तो ये किसका कहना है? तो ये डेहरेनडार्फ ने बताया है और ये स्टेटमेंट है डेहरेनडार्फ का कि संघर्ष की मूल मान्यता बताया है कि इसे अस्थायी रूप से दमित, नियंत्रित और दिशा
प्रदान की जा सकती है, लेकिन संघर्ष को ना तो निरंकुश राजा और ना ही दार्शनिक राजा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो यह कथन डेहरनडॉर्फ ने कहा है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि संघर्ष की मूल मान्यता इसे अस्थायी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से कुछ कम तो किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, दिशा प्रदान की जा सकती है, लेकिन संघर्ष को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो उसे ना तो कोई निरंकुश जो तानाशाही राजा है वो ही नहीं ख़त्म कर सकता, और ना ही कोई दार्शनिक राजा। तो चाहे जो हो, चाहे निरंकुश शासन हो और चाहे दार्शनिक राजा का शासन हो, तो कोई उसे समाप्त नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे कुछ समय के लिए दबा सकता है या नियंत्रित कर सकता है या दिशा प्रदान कर सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता है। और इनका मानना है कि संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है, संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत किया जा सकता है। तो इस पे भी क्वेश्चन बना है कि संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है, संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत भले किया जा सकता है। तो इस आधार पर हम संक्षेप में कह सकते हैं, इस आधार पर हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। तो इस लाइन पे भी क्वेश्चन बना है कि सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। ये किसने कहा है? तो यह डेहरनडॉर्फ ने कहा है। और ये सब क्वेश्चन डेहरनडॉर्फ से रिलेटिव हैं। डेहरनडॉर्फ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ग संघर्ष के संस्थाकरण की बात कौन करता है? वर्ग संघर्ष के संस्थाकरण की बात कौन करता है? तो डेहरनडॉर्फ करते हैं। संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र किसने दिया है? ये भी क्वेश्चन बना है, तो डेहरनडॉर्फ ने प्रस्तुत किया है संघर्ष की प्रकृति के बारे में सूत्र। और फिर ये क्वेश्चन है कि संघर्ष और मत की एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा? ये भी डेहरनडॉर्फ ने कहा है। वर्ग संघर्ष प्रत्येक जगह पाए जाने वाला तत्व है, ये किसने कहा? ये भी डेहरनडॉर्फ ने कहा। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन है कि डेहरनडॉर्फ के सिद्धांत को किसने द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत कहा है? डेहरनडॉर्फ के सिद्धांत को किसने द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत कहा है? तो ये किसने कहा है? राल्फ टर्नर महोदय हैं एक, तो इन्होंने डेहरनडॉर्फ के सिद्धांत को द्वंद्वात्मक संघर्ष सिद्धांत कहा है। डेहरनडॉर्फ शक्ति और सत्ता के संबंध में किससे प्रभावित थे? ये भी क्वेश्चन बना है कि डेहरनडॉर्फ जो है शक्ति और सत्ता, पावर और अथॉरिटी के संबंध में किससे प्रभावित थे? तो ये मैक्स वेबर से प्रभावित थे। क्वेश्चन है कि समन्वयात्मक संरचनात्मक संघर्ष की बात कौन करता है? समन्वयात्मक संरचनात्मक संघर्ष की बात कौन करता है? तो डेहरनडॉर्फ करते हैं। ये क्वेश्चन है कि शक्ति वैमनस्य का चिर अस्थायी स्रोत है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो है पावर जो है वो संघर्ष का चिर अस्थायी स्रोत है, मतलब हमेशा वो विद्यमान रहेगा, उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये किसने कहा है? डेहरनडॉर्फ ने कहा है। और इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। तो इनकी बुक है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1967, और एक बुक है कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर क्लास 1975। ये जो है ये क्रम से याद करना ज़रूरी है, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में इन पुस्तकों को क्रम लगा दिया जाता है और क्रम पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में, तो इसलिए इसको ईयर वाइज हम याद करेंगे। तो इनका ये बुक है द न्यू लिबर्टी, ये 1975 में। लाइफ चांसेज ये जो है 1979 में ये बुक है इनकी। वैसे तो लाइफ चांस और लाइफ स्टाइल की बात मैक्स वेबर करते हैं, तो वो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है, पर ये बुक है इनकी लाइफ चांसेज। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। वैसे अभी संघर्षवाद काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसमें अभी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। तो अभी नीत्शे को हम पढ़ेंगे संघर्षवाद के अंतर्गत, कोजर को पढ़ेंगे, कॉलिंस को पढ़ेंगे, सीमेल को पढ़ेंगे। तो इन सब लोगों ने संघर्ष से संबंधित अपने अपने विचार दिए हैं। तो इसकी अगली वीडियो में हम इन लोगों के विचारों को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।